जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है ईवीपी क्लास में। और आज जो है हम लोग इतिहास का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है उत्तर वैदिक काल। और जो भी लेक्चर छूटा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के, हम आपको कोशिश करेंगे कि 2-3 लेक्चर में उसको अपलोड किया जाए। तो आज क्या पढ़ा जाएगा? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। हेडिंग डालो तुम लोग, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल यानी लेटर पीरियड टाइम। क्लियर? अब ध्यान से बात को समझो। जैसे ये जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता इधर सप्ताह का था, ये जो वैदिक सभ्यता है, तो वैदिक सभ्यता में हमने बताया था कि इसको 2 भाग में पढ़कर डिवाइड किया जाता है। पहला रिंग वैदिक काल और दूसरा का उत्तर वैदिक काल। और रिंग वैदिक काल का जो समय है कितना है? 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक से। और उत्तर वैदिक काल का 1000 से लेकर 600 ईस्वी तक से। क्लियर? तो आज हम लोग का पढ़ना है उत्तर वैदिक काल। प्यारे बच्चों, जब हम आप लोग को वैदिक सभ्यता समझा रहे थे तो उसमें हम भौगोलिक स्थिति के बारे में बताए थे कि जो आर्य थे रिंग वैदिक काल में मध्य एशिया से लेकर कहाँ तक से? मध्य एशिया से लेकर गंगा घाटी तक से पहुंचे थे। इन लोग का भौगोलिक स्थिति था। और उत्तर वैदिक काल में आर्य जो थे वो पंजाब प्रांत से लेके गंडक नदी यानी कि सदा नीरा तक ले। इतना बात समझ में आ गया? तो उत्तर वैदिक काल में जो आर्य है वो कहाँ पहुंचे? गंगा के मैदान में। गंगा के मैदान में। और जब आर्य गंगा के मैदान में पहुंचे तो ये जो हम लोग का भारत है, ये जो नक्शा दिखाई दे रहा होगा, ये जो भारत है, भारत को 3 भाग में डिवाइड किया। कितने भाग में? 3 भाग में। जैसे यहां से लिखो, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल सब उतरते, उत्तर वैदिक काल में आर्य गंगा के मैदान में, गंगा के मैदान में पहुंच गए। ठीक, पहला हेडिंग डालो, पहला पॉइंट कि उत्तर वैदिक काल में आर्य कहां तक पहुंच गए? गंगा के मैदान तक से। और दूसर की बात इसमें ये लिखो कि यहाँ का होगा, आर्य भारत को 3 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया। 3 भागों में विभाजित किया। ठीक है? आप ध्यान से समझो, भारत को कितने कौन कौन से भाग थे। जैसे ये टोटल हम लोग का मैप होता है, भारत की नक्शा होती है। जैसे भारत के अगर नक्शा की बात किया जाए तो हम लोग की यह है हम लोग का, और जो भी कुछ है टेहटल बन जा रहा है थोड़ा सा। एक्चुअली मान लो ये भारत है, ठीक है? हम लोग का क्या है? प्यारा भारत। और भारत को आर्य कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में। पहला भाग कौन सा है? ध्यान से बात को समझो। ये जो पहला भाग है ये ऊपर वाला भाग, पहला भाग ऊपर वाला भाग। और ये जो ऊपर वाला भाग है इसको आर्य कहे। कौन सा भारत? इसका नाम दिए, इसका क्या नाम दिए? आर्यवर्त। क्या नाम दिए? आर्यवर्त। आर्यवर्त, इसका नाम दिए आर्यवर्त। ठीक है? और ये जो बीच वाला भाग है, बीच वाला तो इसको नाम दिया सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य का देश। सेंट्रल इंडिया मतलब मध्य वाला, यानी कि इसका क्या नाम दिया? सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया। और लास्ट में प्यारे बच्चों ये जो नीचे वाला भाग है तो इसको इन लोगों ने आर्य कहा दक्षिण वाला एरिया। जो सबसे नीचे है तो इसका क्या नाम दिया? दक्षिणा पंथ। दक्षिणा पंथ यानी कि ये नीचे वाला भाग को क्या नाम दिया? दक्षिणा पंथ। दक्षिणा पंथ। अपना बात क्लियर है? अब क्या है, एक्चुअली जो वैदिक सभ्यता थे तो वैदिक सभ्यता की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। तो लिपि तो उन लोग का मिला, ठीक है? तो आखिर जब ये सारा सब चीज खोजा गया तो किसी ना किसी चीज में ये चीज वर्णन होगा, तभी तो हमें जानकारी मिला ना। तो इसकी जानकारी जो है, हम आप लोग को जब वेद पढ़ाए थे, वेद कितने होते हैं बताओ तो? वेद कितने होते हैं? वेद 4 प्रकार के। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला ऋग्वेद, दूसरा और तीसरा का अथर्ववेद, और चौथा यजुर्वेद।
ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इन लोग अब ध्यान से बात को समझो। तो वेद में हम एक चीज पढ़ाए थे, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ आप लोग को मालूम है ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? कि वेदों के एक्सप्लेनेशन करने के लिए एक ग्रंथ की रचना की गई थी जिसका नाम क्या था? ब्राह्मण ग्रंथ। जैसे अगर ऋग्वेद की ब्राह्मण ग्रंथ की बात किया जाए तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशिक की, ऐतरेय और कौशिक की, और सामवेद के जैमिनी है, सामवेद के जैमिनी है। और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद की अगर बात किया जाए तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। और लास्ट में हम लोग का अथर्ववेद जो सबसे नया है, और इसका ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है गुप्त। क्या नाम है? गुप्त। तो इसकी जो जानकारी है प्यारे बच्चों, शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद से मिलती है। किससे मिलती है? शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद से। तो इसमें इसी में लिखना यहाँ तक पे आर्य भारत को कितने भाग में विभाजित किया? 3 भाग में। और इसमें लिखना इसकी जानकारी शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद से मिलती है, अथर्ववेद से मिलती है। शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद से मिलती है। ठीक, आना बात क्लियर? ये वाला चीज हो गया। अब हम लोग समझते हैं, देखो अब हम लोग क्या समझते हैं? उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था एक्चुअली क्या है कि देखो उत्तर वैदिक काल या ऋग वैदिक काल है, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, तो हमने 4-5 चीज आप लोगों को पढ़ाया था। पहला सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और कौन सी? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक। 4 चीज पढ़ना होता है। सामाजिक के मतलब समाज के बारे में, राजनीति के मतलब प्रशासन के बारे में, और आर्थिक के मतलब पैसा कौड़ी जो भी कुछ होता है, आखिर उस सभ्यता का विकास कैसे हुआ, और लास्ट में धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था के मतलब होता है प्यारे बच्चों कि आखिर उस समाज में कौन कौन से लोग धर्म को मानते हैं। जैसे हमारा जो समाज है, हमारा आज का जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत में जितने भी लोग हैं अनेक अलग अलग प्रकार के धर्म को मानते हैं। कोई ईसाई मानता है, तो कोई क्रिश्चियन मानता है, तो कोई हिंदू मानता है, कोई बौद्ध मानता है। तो उसी प्रकार से ये जो सभ्यता है, तो इसमें भी जो लोग थे कोई ना कोई धर्म को मानते होंगे, तो इसके बारे में पढ़ना है। तो जो एक्चुअली क्या है कि ऋग वैदिक काल हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। ऋग वैदिक काल में हम बताए थे धार्मिक व्यवस्था में कि 33 देवी देवता का वर्णन बताए थे, और देवी देवता को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहला आकाश के देवता, दूसरा अंतरिक्ष के देवता, और तीसरा का आग के देवता। इतना बात क्लियर? आप ध्यान से बात को समझो। अब हम लोग का समझना है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल की कौन सी व्यवस्था? सामाजिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। तो हेडिंग डालो उत्तर वैदिक काल का सामाजिक व्यवस्था। 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 सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, ये हम लोग का हेडिंग है। आज इसी टॉपिक पर चर्चा होगा। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था खत्म हो जाने के बाद क्लास समाप्त हो जाएगी। क्लियर? अब ध्यान से बात को समझो। हमने जब आप लोग को सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया था तो हमने कहा था कि प्यारे बच्चों एक परिपक्व समाज में 4-5 चीज देखा जाता है। पहला क्या देखी जाती है कि आखिर उस समाज का वर्गीकरण, कि समाज का वर्गीकरण किस आधार पर हुआ है? जाति के आधार पर, कि कर्म के आधार पर, और कुछ कर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, कि कर्म के आधार पर, कि और कुछ रंग के आधार पर। इतना बात क्लियर है? जाति के मतलब हो गया कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, चमार, ये सब जाति हो गया। कर्म के मतलब होता है काम के आधार पर। अगर मान लो कोई बढ़ई है तो बढ़ई का काम क्या होता है? जो चौका उकी बनाने का, तो उसके आधार पर। तीसरा का है रंग के आधार पर, काले गोरे के आधार पर। इतना चीज देखा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज का व्यवस्था था वो कैसा था? कर्म के आधार पर था। जब हम ऋग वैदिक काल पढ़े तो ऋग वैदिक काल में भी जो एक्चुअली समाज का विभाजन था पहले रंग के आधार पर हुआ, और तब कौन के आधार पर हुआ? कर्म के आधार पर। क्योंकि जब हम आप लोग को बता रहे थे तो हमने ये बताया था कि जब आर्य भारत आए थे तो उनको समाज का वर्गीकरण करने का कोई तरीका मालूम नहीं था। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि जब आर्य भारत है तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले क्या देखा? सबसे पहले उन्होंने, अब उन लोगों को तो समाज का वर्गीकरण करने का तो कोई तरीका मालूम नहीं था, तो उन लोगों ने समाज को रंग के आधार पर बांटा। किसके आधार पर? रंग के आधार पर। काले और गोरे के आधार पर बांटा 2 भागों में। पहला
जो खुद आर्य जो थे वो सावले मतलब गोरे रंग के थे, और दूसर का जो भारतीय थे वो किस रंग के थे, काले रंग के। इतना बात क्लियर हो गया। जो गोरे रंग के थे उसको खुद आर्य कहा, और जो काले रंग के थे उसको क्या कहा, अनार्य। क्या कहा, अनार्य, जो भारत के लोग थे। लेकिन एक्चुअली क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से बात को समझो कि जब एक्चुअली आर्य जब भारत आए थे, आर्य जब भारत आए थे, तो इससे जब आर्य भारत आए थे तो इससे पहले भी समाज हुआ रहा होगा। अब एक बाई के थोड़ी ना है कि आर्य जब आए तभी समाज का निर्माण हुआ, ऐसा नहीं ना, इससे पहले भी समाज हुआ होगा। और जो व्यक्ति पहले काम करता होगा वही व्यक्ति वही काम करता होगा। बात समझ में आया? जैसे मान लो कि कोई प्रशासन है, प्रशासन में जैसे राजा है, तो राजा अगर पहले होगा तो आज भी राजा होगा, होगा कि नहीं? अब ये चेंज थोड़ी ना होगा। तो आर्य धीरे धीरे ध्यान से देखें, देखने के बाद से उन लोगों ने देखा कि एक्चुअली लोग काम क्या कर रहे हैं। तो कोई काम कर रहा है जग करवाने की, कोई काम कर रहा है युद्ध लड़ने की, कोई काम कर रहा है ये जो नीच काम होता है उसके काम करने, कोई व्यापार कर रहा है। तो आर्य दिमाग में मिला लिए कि नहीं, इन लोगों का विभाजन किसके आधार पर किया जाए, कर्म के आधार पर, यानी कि काम के आधार पर। हम बताए थे कि कर्म के आधार पर या वर्ण के आधार पर रिंग वैदिक काल का जो विभाजन है कितने भागों में, 4 भागों में। कौन कौन, 4 भागों में। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। ब्राह्मण का काम था जग करवाना, क्षत्रिय का काम था युद्ध लड़ना और प्रशासन, और वैश्य का काम था व्यापारी, और शूद्र का जो काम था ये श्रमिक वर्ग के लोग थे जो छोटी छोटी कामों को करते थे, या जो भी जितने भी मतलब गंदे प्रकार के काम होते उसको करते थे। तो ये तो था रिंग वैदिक काल का सामाजिक व्यवस्था का विभाजन। लेकिन एक्चुअली जब हम उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो उत्तर वैदिक काल में यही विभाजन जाति के आधार पर हो जाएगा। मतलब पहले बांटा कर्म के आधार पर, और कर्म से डायरेक्ट क्या कर दिया, जाति के आधार पर। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि अगर ब्राह्मण का लड़का ही जग करवाएगा, ये फिक्स हो गया, ब्राह्मण का लड़का क्या करवाएगा, जग करवाएगा। क्षत्रिय के लड़का ही युद्ध लड़ेगा, दूसर को युद्ध नहीं लड़ेगा। और श्रमिक जो हमारा छोटी जाति के लोग हैं वही लोग केवल काम करेंगे, दूसरे लोग काम नहीं करेंगे। तो ये विभाजन किसके आधार पर हो गया, जाति के आधार पर। किसके आधार पर, जाति के आधार पर। तो ध्यान से बात को समझो। तो समाज में 2-4 चीज देखा जाता है। पहला, समाज का वर्गीकरण। तो एक्चुअली जो सामाजिक व्यवस्था है, तो सामाजिक व्यवस्था में सबसे पहले क्या देखा जाता है, पहला देखा जाता है समाज का वर्गीकरण। समाज का वर्गीकरण, समाज का वर्गीकरण। तो पहला समाज का वर्गीकरण। तो पहला हम लोग देखेंगे समाज का वर्गीकरण। समाज का वर्गीकरण सबसे पहला मेन हेडिंग नहीं, समाज का वर्गीकरण। दूसर का हम लोग अगर बात करें तो दूसर का हम लोग देखेंगे क्या, दूसर का हम लोग देखेंगे महिलाओं की स्थिति। आखिर समाज में एक्चुअली समाज जो है केवल पुरुषों से नहीं है। अगर केवल समाज में पुरुषों की भागीदारी होती तो ये समाज पूरा विकसित नहीं होता। समाज में पुरुष और महिला दोनों का योगदान होता है, आप लोग भली भांति जानते हैं, क्योंकि संतान उत्पत्ति हेतु महिला की अति आवश्यक है। बात समझ में आया? तो पहला समाज का वर्गीकरण, दूसर का महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, और तीसर का है हम लोग का विवाह। तीसर का है विवाह। समाज में विवाह होता है ना, ना होकेला तीसर का स्थिति विवाह, विवाह। मतलब इसी 3 टॉपिक पर हमारा ये खत्म हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था। इन्हीं 3 टॉपिक पर हम लोग का क्या काम करना है, चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समाज का वर्गीकरण। समाज का वर्गीकरण में हम आप लोग को बता दिए, इतना हो गया ना। अब हेडिंग डालो, समाज का वर्गीकरण। पहला समाज का वर्गीकरण, पहला हेडिंग डालो समाज का वर्गीकरण। समाज का वर्गीकरण, समाज का वर्गीकरण, समाज का कुछ वर्गीकरण, वर्गीकरण। ध्यान से बात को समझो, हो गया। देखो अब क्या है कि जैसे रिंग वैदिक काल में हम बताए पहले रंग के आधार पर, फिर कर्म के आधार पर। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो समाज है जाति के आधार पर होगा। किसके आधार पर, जाति के आधार पर विभाजन होगा। और जैसे ही विभाजन जाति के आधार पर होगा, इससे 2 काम हुआ, इसे 2 काम। पहला कि जो पुरोहित वर्ग है यानी कि जो पंडित वर्ग है ये शक्तिशाली हो जाएंगे, और जो क्षुद्रों की स्थिति है, जो निम्न जाति के लोग हैं, इनकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बहुत खराब हो जाएगी। और उसी समय से लेके प्यारे बच्चों आज तक ये जो समाज का विभाजन होता है जाति के आधार पर होता है कि कोई चमार है तो कोई भुनियार है तो कोई क्या है, अहिर है। अच्छा ये बताओ
जब जो भगवान है, जो प्रकृति है, जब किसी लड़के या लड़की को जन्म देता है तो क्या वो ऊपर से ही डिसाइड करता है कि तुम इस जाति के हो? नहीं, कभी नहीं। यहाँ पर आने के बाद हम जिस वंश और कुल में जन्म लेते हैं उसी का हम लोग का परिपक्व होता है। जैसे हम अगर मान लीजिए निम्न जाति में जन्म लिए तो हमारा निम्न जाति में, जैसे हमारे नाम के पीछे राम लिखा जाता है। अगर हम उच्च जाति में जन्म लिए होते, मान लीजिए बुनियाद में लिए होते, तो हमारे नाम के पीछे राय लिखा होता। तो ये कब होता है? हम लोग को ऊपर से डिसाइड नहीं होता है, यहाँ पर आने के बाद होता है। क्लियर हो गया? तो समाज का वर्गीकरण में बस यही बात लिखो कि उत्तर वैदिक काल का जो समाज है इसका विभाजन जाति के आधार पर हुआ। यहाँ से लिखना स्टार्ट हुआ। उत्तर वैदिक काल का विभाजन, उत्तर वैदिक काल के समाज का विभाजन किसके आधार पर हुआ? जाति के आधार पर। समाज का विभाजन जाति के आधार पर हुआ, जाति के आधार पर हुआ, जाति के आधार पर हुआ। ठीक। और जब विभाजन जाति के आधार पर हुआ तो इससे समाज में दो चीज हुआ उत्तर वैदिक काल के। पहला, पुरोहित सबसे शक्तिशाली हो गए, और दूसरा का जो क्षुद्र वर्ग के लोग थे उनकी स्थिति खराब हो गई, या हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था का उदय हुआ। ठीक है ना? और यहीं से लेके आज तक जाति व्यवस्था लगातार चलती आ रही है। तो उत्तर वैदिक काल के समाज का विभाजन जाति के आधार पर हुआ। इससे दो कार्य हुआ, इससे दो कार्य उत्तर वैदिक काल में हुआ, उत्तर वैदिक काल में हुआ, उत्तर वैदिक काल में हुआ। पहला की अगर बात किया जाए कि पुरोहित सर्वोच्च हो गए। पुरोहित सर्वोच्च के मतलब शक्तिशाली हो गए। अब देखो, पहला लिखो पुरोहित सर्वोच्च हो गए, पुरोहित सर्वोच्च हो गए, सर्वोच्च हो गए। और दूसरा का अगर बात किया जाए तो दूसरा का जो है, दूसरा का जाति व्यवस्था का उदय हुआ, जाति व्यवस्था का उदय, जाति व्यवस्था का उदय, जाति व्यवस्था का उदय, जाति व्यवस्था का उदय। पहला पुरोहित सर्वोच्च और दूसरा का जाति व्यवस्था का उदय। अब ध्यान से बात को समझो, किसी ना किसी चीज का कोई ना कोई कारण होता है। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आप लोग का कारण क्या है? आप लोग का कारण ये है कि आप लोग का एग्जाम है, इसलिए आप लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक। हम पढ़ाई करें तो हमारा कारण है कि हमारा नौकरी लेना है। सब किसी ना किसी के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो जैसे पुरोहित शक्तिशाली हो गए, इसका कारण क्या था? क्या वजह थी कि ये लोग शक्तिशाली हो गए, और क्या वजह थी कि जो क्षुद्र थे वो शक्तिशाली नहीं हो पाए, उनकी स्थिति आज तक खराब है? क्या रीजन है? हम उस पर बात करेंगे। देखिए ध्यान से, पुरोहित सर्वोच्च हो गए, जाति व्यवस्था को हो गए। अब ध्यान से समझो, पुरोहित का शक्तिशाली होने का कारण प्यारे बच्चों मेन रीजन ये था कि जग व्यवस्था सामने है। कैसी व्यवस्था? यज्ञ व्यवस्था सामने। जग के मतलब समझता है तो लोग? जग मतलब क्या होता है? हवन। हवन हो गया ना? ऐसे अग्नि चारों तरफ बाहर के आग हो में ओम नमः शिवाय, जो भी कुछ, ओम भूर्भुवस्सुवः। अच्छा, जग व्यवस्था में क्या होता है? जग व्यवस्था में होता है कि जो एक पंडित जी आते हैं, जग करवाते हैं, और उनको दक्षिणा के रूप में दिया जाता है। कौची? दक्षिणा के रूप में। और दक्षिणा के रूप में बहुत सारा सामान दिया जाता है, बहुत सारा, यानी कि छोटी मोटी बहुत सारा। जैसा जग वैसा दक्षिणा, मसना। तो ध्यान से बात को समझो। तो जब हम आप लोग को रिंग वैदिक काल पढ़ा रहे थे तो उसमें क्या जग व्यवस्था सामने आई थी? जग का कोई चर्चा हुआ था? नहीं। लेकिन जैसे ही आप लोग उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक काल में प्यारे बच्चों जग व्यवस्था सामने आई। जग व्यवस्था 8 प्रकार के जग बनाए गए, 8 प्रकार के। और जग बना ही नहीं गए, मोटी मोटी दक्षिणा ली जाने लगी। मोटी मोटी दक्षिणा का मतलब होता है कि बहुत सारा सामान लिया जाने लगा। अब तक तुम विभाजन तो कर दिए हो जाति के आधार पे। विभाजन किस आधार पर हो गया? जाति के आधार पर। कि मतलब जो पुरोहित है तो वो खाली जगह करवाएगा, जो क्षत्रिय है वो केवल युद्ध लड़ेगा,
युद्ध में केवल क्षत्रिय का लड़का ही भाग लेगा, जग पूजा पाठ केवल पंडित ही करवाएगा। अब बताओ, जो क्षुद्र वर्ग हैं उनको ना तो तुम पूजा पाठ करने दे रहे हो, ना तो तुम उनको युद्ध लड़ने का अधिकार दे रहे हो, ना तो तुम उनको सभा और समिति में बैठने का अधिकार दे रहे हो, तो स्थिति खराब किसकी होगी? क्षुद्रों की होगी कि नहीं? जो अब मेन बात यह है कि अब उन लोग का काम क्या है, क्षुद्रों का काम क्या था? केवल वो लोग काम करते थे। और काम क्यों करते? देखो ध्यान से, उन लोग का खेत, मान लो कि हमारा खेत है, कोई क्षुद्र है उनका खेत है, तो हमारा खेत है लेकिन मालिक तुम हो, हमारा खेत मालिक तुम हो, और काम भी अधिक करवा रहे हो और पैसा भी बहुत कम दे रहे हो। अब बताओ प्यारे बच्चों, मजदूरी ज्यादा, हमारा खेत, हमारे भूमि पर अधिकार नहीं है, आपका अधिकार है, मालिकाना अधिकार हमारा नहीं है, आपका अधिकार है, और पैसा बहुत कम, मजदूरी बहुत कम। तो उस मजदूरी में लोग अपना जीवन पालन करेगा, जीविकोपार्जन करेगा कि ये जग करवाएगा, अपना जीविकोपार्जन करेगा। तो जब अपना जीविकोपार्जन करेगा तो उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि ना तो उसको किसी चीज में अधिकार लेने दिया जा रहा है, ना तो उसको किसी चीज में भाग लेने की अनुमति दी जा रही है, ना उसको किसी सभा और समिति में, जैसे समिति जो थी, राजा का जो चुनाव होता था वो सभा और समिति के आधार पर होता था, लेकिन ना तो उसमें कोई बैठने का अधिकार है उन लोगों के पास। तो स्थिति खराब होगी कि नहीं? एकदम होगी। यही रीजन था कि जो क्षुद्र थे वो क्या होगी, उनकी स्थिति खराब होगी, और जो पुरोहित वर्ग थे उनकी स्थिति क्या होगी, सबसे शक्तिशाली होगी। मेन रीजन ये था कि जग बनवाएंगे, जग कराएगा पुरोहित, कोई नहीं करा सकता, युद्ध लड़ेगा तो क्षत्रिय, कोई नहीं लड़ेगा, व्यापार करेगा तो वैसे, और कोई नहीं करेगा। तो क्षुद्र कहाँ गए? क्षुद्र को तो सारी सब चीज अधिकारों से वंचित कर दिया गया ना तो उसको मलिकाना हक है, ना जग करवा सकता, ना प्रशासन में भाग ले सकता, कुछ नहीं, बस काम करो, और वो काम भी करो, उनका खेत, मालिक तुम हो, पैसा कम ज्यादा काम, तो जो पैसा कम है तो उसमें अब क्या करेगा, वो जीवन यापन करेगा। तो यही रीजन। तो आप तीसरा का इसी में लिखा जाए, इसी में लिखो कि उत्तर वैदिक काल के सामाजिक व्यवस्था में, उत्तर वैदिक काल के सामाजिक व्यवस्था में यज्ञ व्यवस्था सामने, कैसी व्यवस्था सामने? यज्ञ व्यवस्था सामने, और 8 प्रकार के यज्ञ बनाए गए। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के यज्ञ बनाए गए। और 8 प्रकार के यज्ञ कौन कौन थे? ध्यान से सुनिए। जैसे क्या था ना कि ऐसी स्थिति आगे देखो, आप लोग पढ़ोगे, आगे चलकर आप लोग पढ़ेंगे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बुद्ध और जैन धर्म। आखिर बुद्ध और जैन धर्म आने का मेन रीजन क्या था? कोई सोचा होगा? हम लोग पढ़ते हैं बुद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में, लेकिन आने का मेन रीजन क्या था? भारत में 56 प्रकार के धर्म थे, लेकिन 56 प्रकार के धर्म में इतना शक्तिशाली बौद्ध धर्म जैन धर्म क्यों हुआ? क्योंकि प्यारे बच्चों, जो वैदिक संस्कृति अपना मूल स्वरूप खो दिया। बहुत प्रकार के जग बनाए गए, कर्म कांड होने लगा, मतलब कोई भी काम करो तो तुरंत जग कराओ, अगर कोई मर भी गया तो जग कराओ, कोई अगर अतिथि आ रहे तो जग कराओ, राजा बन रहे तभी जग कराओ। अब बताओ ये क्या है? कर्मकांड है कि नहीं? मोटी मोटी दक्षिणा ली जाने लगी। तो यही है वैदिक, जो वैदिक सभ्यता है अपने मूल स्वरूप को खो दिया, जिससे वैदिज्म और जैनिज्म का उदय हो जाएगा। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य, मगध के बाद अब आप लोग का उसी में आएगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म, लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म का पतन का भी कारण है, वो सब आगे चर्चा होगा। तो इसी में लिखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जब हम लिख रहे हैं तो तुम लोग उतारो, ठीक, और जैसे ही हम बोल रहे हैं तो आप लोग समझिए, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के यज्ञ बनाए गए। 8 प्रकार के क्या बनाया गया? 8 प्रकार के यज्ञ बनाया गया। 8 प्रकार के यज्ञ बनाया गया जो निम्नलिखित है, जो अब यहीं से बोर्ड में क्वेश्चन पूछना चालू, हम बताएंगे कौन कौन मेन ऑब्जेक्टिव है। जो निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित है, निम्नलिखित के मतलब नीचवा लिखल बा, इतना समझ में आता ना। पहला देखो, पहले ध्यान से समझो, 8 प्रकार के जग कौन कौन थे? परीक्षा में बहुत ही ऑब्जेक्टिव आता है, यहीं से ऑब्जेक्टिव बनेगा इतिहास में। जैसे देखो 8 प्रकार के जग में पहला जग का नाम है देव यज्ञ। कौन यज्ञ? देव यज्ञ। देव यज्ञ जो है प्यारे बच्चों, देवताओं की उपासना करने के लिए, पहला देव यज्ञ, देवताओं की उपासना करने के लिए। दूसरा का है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ के मतलब होता है कि पशुपति की रक्षा करने के लिए, जो भी हमारे ये जो हमारा वायुमंडल है, जो भी हमारा ये पर्यावरण है, तो उसमें उस समय पहले से आज क्या है ना कि पशु पक्षी बहुत कम हो गए हैं,
रीजन क्या है, लोग मार रहे हैं ना, खा रहे हैं जो भी कुछ है, तो पहले पशु पक्षी ज्यादा थे तो उन लोग की रक्षा करने के लिए भूत यज्ञ होता था। तो पहला देव यज्ञ, देवताओं की उपासना करने के लिए। दूसरा का भूत यज्ञ, पशु पंछी की रक्षा करने के लिए। और तीसरा का अगर बात किया जाए तो क्या, तीसरा का अगर बात किया जाए तो नर यज्ञ। कौन यज्ञ? नर यज्ञ। नर यज्ञ जो है अतिथि सत्कार के लिए, अतिथि सत्कार के लिए, यानी कि जब कोई घर में मेहमान आए तो उसको क्या करवाया जाता था? नर यज्ञ करवाया जाता था। और चौथा प्रीति यज्ञ। प्रीति यज्ञ के मतलब होता है प्यारे बच्चे पूर्वजों की उपासना करने के लिए, यानी कि जो लोग मर जाते थे तो उन लोग को याद करने के लिए प्रीति यज्ञ होता था। आज होता है अब उसके मर बिला मर गोइला अपन कहना ना कि नाक बिदोर के गोइला तो पहला कौन, पहला कौन बताए? पहला देव यज्ञ, देवताओं की उपासना करने के लिए। दूसरा का नर यज्ञ, तीसरा का प्रीति यज्ञ, और चौथा भूत यज्ञ। और पांचवा अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों तो ब्रह्म यज्ञ। पांचवा ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ के मतलब होता है ब्रह्मा की उपासना करने के लिए। जैसे आज लोग कहते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन चीज से हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो जो ब्रह्मा जी थे उनको याद करने के लिए कौन सा यज्ञ होता था? ब्रह्म यज्ञ। कौन यज्ञ? ब्रह्म यज्ञ। और ब्रह्म यज्ञ के बाद अब मेन ऑब्जेक्टिव तू लोग का एक चीज पूछेगा, कौन? अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ ये पूछा है। अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ क्यों कराया जाता था? तो अश्वमेघ यज्ञ जो है, जैसे क्या है ना कि आज जो है, आज हमारा भारत लोकतंत्र है, लेकिन इससे पहले याद करो कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नहीं आई थी, जब अंग्रेजों का आधिपत्य भारत में नहीं था, तो इससे पहले भारत की जो शासन व्यवस्था थी वो राजाओं के हाथ में थी। किसके हाथ में थी? राजाओं के हाथ में थी। अलग अलग प्रांत के राजा होते थे, जमींदार होते थे। इतना समझा है ना? तो राजा जो थे अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कि हम सबसे ताकतवर हैं, हमारी सीमा में किसी की अधिपत्य नहीं है, उसको करवाते थे राज कौन है? अश्वमेघ यज्ञ, यानी कि साम्राज्य विस्तार के लिए, और साम्राज्य विस्तार के लिए या राजा की प्रतिष्ठा और अवसर के लिए। तो क्वेश्चन पूछा है कि राजा की प्रतिष्ठा के लिए उत्तर वैदिक काल में कौन सा यज्ञ होता था? तो कौन सा यज्ञ? अश्वमेघ यज्ञ। क्लियर हो गया? अश्वमेघ यज्ञ के बाद प्यारे बच्चों अब आप लोग का है लास्ट जो है उसका नाम है कौन? राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ के मतलब होता है कि जब कोई राजा सिंहासन पर बैठता है तो राज तिलक होता है, मुकुट पहनाया जाता है। जैसे आज क्या है ना, सेम टू सेम वैसे है, लेकिन आज क्या है कि कोई अगर बनता है तो उसको शपथ लिया जाता है, लिया जाता है कि नहीं? अगर कोई भी चीज आप कोई भी सर्विस में ज्वाइनिंग लेंगे तो आपको सबसे पहले शपथ दिलाया जाता है, नियुक्ति पत्र जिसको बोला जाता है। तो उसमें आप बहुत सारे चीज करते हैं कि हम संविधान के प्रति, अपने देश के प्रति काम करेंगे। तो उसी प्रकार से जब कोई राजा दूसरा नया राजा बनता था तो उसको राज मतलब राज तिलक किया जाता था। तो उसके लिए कौन सा यज्ञ होता था? राजसूय यज्ञ। और लास्ट में है वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ जो प्यारे बच्चों रथ दौड़ के समय। अब रथ दौड़ क्या है? देखो पहले क्या होता था, पहले भी लड़ाई होती थी और आज भी लड़ाई होती है, लेकिन पहले के और आज की लड़ाई में बहुत अंतर है। आज लड़ाइयां बंदूक के बल पर लड़ी जाती है, हथियार मतलब तोप के बल पर लड़ी जाती है, बम के बल पर लड़ी जाती है। लेकिन पहले ना तो तोप था, ना बम था, ना हथियार था। लोहा का खोज तब हुआ कि जब वैदिक सभ्यता अंत के कगार पर पहुंचे 1000 BC में उत्तर प्रदेश के एटा जिला अतरंजी खेड़ा में। क्लियर हो गया? तो पहले जो लड़ाई होती थी रथ के अनुसार होता था, रथ पर राजा सवार होता था और लड़ाई स्टार्ट। क्योंकि युद्ध के मैदान में, वीर भूमि में जिनका जो रथ है, अगर मान लो कि रथ अच्छा से नहीं दौड़ रहा है, शत्रु का पीछा अच्छा से नहीं कर रहा है, तो क्या वो उस पर हम जब हम तीर को चलाएंगे तो क्या लगेगा? नहीं। तो इसको कहते हैं ना कि लोग अगर कोई भी चीज नया नया लाते हैं तो पूजा करते हैं। तो जब भी कोई राजा युद्ध के मैदान में जाता था कि ताकि हमारा रथ जो है जो भी कुछ है एकदम बढ़िया से चले, तो उसको कराया था वाजपेय यज्ञ। कौन है? वाजपेय यज्ञ। और इसी के अनुसार पर आप लोग का यज्ञ खत्म होता है। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। पहला क्या बताएं? पहला हम लोग बताएं देव यज्ञ। कौन यज्ञ? देव यज्ञ। देव यज्ञ। देव यज्ञ। देव यज्ञ के मतलब होता है प्यारे बच्चों देवताओं की उपासना करने के लिए, मतलब देवता को याद करने के लिए। जैसे वैदिक सभ्यता में ना अलग अलग 33 प्रकार के देवी देवता थे। इंद्र, मित्र, अरुण, वरुण, नसत्य, पृथ्वी, अग्नि, सोम, फिर उसके बाद से सरस्वती, दृष्टि, बहुत प्रकार के, सूर्य, फिर सावित्री, अलग अलग प्रकार के, पूषण, सभी को याद किया जाता था। लेकिन आज क्या है ना, आज भी देवता हैं लेकिन अलग है। जैसे आज के देवता कौन का नाम है?
कृष्ण, भगवान शिव, गणेश, फिर बुद्ध, क्या बोलते हैं उसको, ईसा मसीह, वो भी एक भगवान ही है। फिर उसके बाद से महावीर, जैन, जो भी कुछ है। तो इसमें लिखो देवताओं की उपासना करने के लिए, देवताओं की उपासना के लिए, देवताओं की उपासना के लिए। अब यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि देवताओं की उपासना के लिए कौन सा जग करवाया जाता था, कौन सा जग, तो देव यज्ञ। कौन सा जग, देव यज्ञ पहला। दूसर का अगर बात किया जाए, दूसर का प्यारे बच्चों नर यज्ञ। कौन यज्ञ, नर यज्ञ। अब बताओ नर यज्ञ, नर यज्ञ जो है अतिथि सत्कार के लिए, अतिथि मतलब जब कोई घर में मेहमान है तो उसको अतिथि सत्कार के लिए, अतिथि सत्कार के लिए, अतिथि सत्कार के लिए कौन सा जग बनाया जाता था, नर यज्ञ। और तीसर का अगर बात की जाए प्यारे बच्चों, तो तीसर का है आपका भूत यज्ञ। कौन सा यज्ञ, भूत यज्ञ। भूत यज्ञ जो है पशुपति की रक्षा के लिए, पशु पंछियों की रक्षा के लिए, पशु पंछियों की रक्षा के लिए। पहले क्या होता था ना, पहले ना जब भी जग होता था ये सब भूत यज्ञ, तो उसमें पशुपति जो भी कुछ है ना बलि दी जाती थी। आज भी लोग बलि देते हैं कि नहीं, मतलब जैसे मान लो नवरात्रि के महीना है या कोई भी चीज है तो लोग बलि देते हैं, सुअर की देते हैं कि नहीं, तो उसी प्रकार से देते थे लोग। तो अच्छा मान लो मतलब हमारे गांव की जो शायर है उसको बलि दिया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है कि हमारी गांव को रक्षा करना, क्या करना, रक्षा करना, कि ताकि गांव में किसी प्रकार की आपदा ना आए, आपदा ना आए, इसीलिए लोग देते हैं। पूजा भी करते हैं सभी लोग, जैसे कोना के दिना में तक कढ़ाई लेके जल रहे हो जाए, याद पड़ता है कि ना। तो पशु पंछियों की रक्षा के लिए तो उसी प्रकार से दिया जाता था कि ताकि किसी प्रकार के जो भी प्रकृति है हमारा, देखो हमारा जो प्रकृति है प्यारे बच्चों, कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर।